बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और मैं आपको एक सीक्रेट भी बताना चाहूँगी कि 14 नवंबर को हम क्यों मना रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके जो क्रिएटर थे, यानी इंसुलिन जिन्होंने बनाया था या इंसुलिन की जो दरियाफ़त की थी, वो फ्रेडरिक बेंटन साहब ने की थी और ये 14 नवंबर को की थी। और जब इन्होंने इंसुलिन को दरियाफ़त कर लिया कि भाई इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है और जो नॉर्मल विक्टिम होता है, यानी जो भी जिसको भी डायबिटीज़ हो चुकी है, वो अपनी लाइफ को वैसे ही गुजार सकता है जैसे आम शख्स गुजार सकता है। तो दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द डे ऑन द 14th November दैट वी हैव डिस्कवर्ड द इंसुलिन ऑन दैट डे। एंड दूसरी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रेवलेंस है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट की बहुत ज़्यादा है। 24.4 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ मोर देन 20 ईयर्स, जो 20 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो लोग डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला। ये मैं आपको एक रिपोर्टेड डेटा बता रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो जाके अपना कभी टेस्ट ही नहीं करवा रहे होते हैं, कभी भी वो इस चीज़ को उनको पता ही नहीं होता। जब तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना चले जाएं, तब जाके उनको पता चलता है कि डायबिटीज़ भी एक ऐसा मर्ज़ है जो एग्जिस्ट करता है और हम उसके शिकार हो चुके हैं। उससे डायबिटीज़, देखें, एक कहने को तो बहुत सिंपल सी बात है, शुगर है, पर इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आज इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो, और इसके अलावा जो फिजिशियन भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो सोशली एक्टिव रहती हैं, हेल्थ के प्रोग्राम्स करती रहती हैं, टीवी पे बहुत ज़्यादा इनके हम इनसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, इनके प्रोग्राम्स, इनकी नॉलेज से। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर नैयर जबीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी आपके साथ आज प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ जो है आपसे हम इंफॉर्मेशन भी लेंगे डायबिटीज़ की, कि बहुत अच्छा ये मौका है कि हम अपनी कंट्री में होने वाली बीमारियों के ऊपर बात करें और उसके साथ लोगों को आगाही भी दें कि क्यों हम लोग जो है डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा एक आम से बीमारी समझते हैं। एज़ कंपेरेटिवली अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर पर तो हम लोग कहते हैं, ओह माय गॉड, कैंसर हो गया, जबकि डायबिटीज़ भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, इसकी दवाएं टाइम पर ना ली जाए या फिर हम इसको रेगुलर बेसिस पर ना देखें। तो क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को अबाउट द डायबिटीज़? फलक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है कि अब ये डिजीज़ से बढ़ के एक एपिडेमिक की सूरत अख्तियार कर गया है। और हमारे यहाँ जो आपने बताया स्टेटिस्टिक्स, ये वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हुए वो सोचे कि वो कहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि हम में से हर चौथा आदमी या वो डायबिटिक है या वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि अभी डायबिटीज़ नहीं है, बस उसमें टेंडेंसी है कि अगर वो कंट्रोल ना करे, एहतियात ना करे, तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। अब सोचे कि हर चौथा शख्स, उसको पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है या वो प्री डायबिटिक फेस में। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे कंट्री में रिपोर्टेड हैं, और हो सकता है इससे कि बहुत ज़्यादा इसकी तादाद हो। तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। और हमारे यहाँ इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि समझते हैं कि कैंसर है या कोई और इस तरह की बीमारी है तो वो बहुत परेशानी की बात है, डायबिटीज़ है ये तो कोई मसला ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसकी वजह से जो अमवात की रेट है फलक, वो उसका आप शुमार नहीं कर सकते हैं। हम एक किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम उस डिजीज़ से रिलेटेड अमवात की बात कर रहे होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ डायबिटीज़ होगी, बल्कि इट्स अ साइलेंट किलर। ये आपको अंदर ही अंदर, आपके अंदर इतनी छोटी छोटी सी बीमारियां, माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड अमवात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिजीज़ हैं, ये बहुत हाई रेट्स पर आ रही होती हैं बनस्बत इसके कि हम लोग इन
चीज़ों पर बात करें, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो वायरल डिजीज़ हैं और उन पर बात करना ज़रूरी तो है, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही हैं जो बीमारियां, हम उनकी सोल्यूशन की तरफ जाएं, हम उनको जो है कॉप अप करने की कोशिश करें। हाँ, आप लोग जो है लाइव कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर नया हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ एक्सपर्ट इन डायबिटीज़। आपको किसी भी तरीके से कोई भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको लाइव आंसर भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहिबा मुझे बताइएगा कि इनिशियली हम लोग सबसे पहले आते हैं इसकी डायग्नोस पर, तो इनिशियली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिसमें हमें ये फील होगा कि हो सकता है वी आर प्रोन टू द डायबिटीज़ और माइट भी पॉसिबल HbA1c, तो देखें 3 महीने का डेटा बता देता है कि आपका HbA1c कितना आ रहा है, तो आपके 3 महीने में ये शुगर कंट्रोल रही है। पर उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अलामतें हैं या कौन सी ऐसी जेनेटिकल आपकी वेरिएशंस आ रही होती हैं, पर आप जेनेटिक्स में आपका बिलोंग कर रहा होता है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपने डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए या उसको फील हो रहा है कि अब ये प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ में मुबतला हो चुका है? देखिए फलक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि पहले जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि डायबिटीज़ के लोग 40 साल के बाद, 30-35 साल के बाद लोग डायबिटिक होते हैं और डायबिटीज़ का मर्ज उनमें होता है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे क्लिनिक्स में आप यकीन करें 18 साल 20 साल के यंग बच्चे और बच्चियाँ आ रही होती हैं जिनको कि डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज होती है। अच्छा देखिए, एक डायबिटीज़ तो वो है जो कि बहुत छोटे बच्चों में हो रही होती है, टाइप 1 है जी। उसमें तो आपने वो जाहिर बात है उनमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती है कि हमारे जो लबलबा के बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहे हैं, जेनेटिकली ऑटो इम्यून कि हमारी अपनी बॉडी ही हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही होती है और हमारे लबलबे के सेल्स को जो है वो डैमेज कर रही होती है। तो ये तो टाइप 1 तो होती ही बच्चों में, लेकिन जो टाइप 2 है जो कि पहले जो है वो अर्ली 30s में या लेट 30s 40s में डायग्नोज होती थी, अब ये यंग बच्चों में भी हो रही है। तो उसकी वजह आपको पता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह की है और बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जब भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ये सवाल कि किसको टेस्ट करवाने चाहिए, सबसे पहले तो वो लोग जिनके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि अगर आपका एक भी मदर या फादर में से किसी को डायबिटीज है तो आप में 50% चांसेस होते हैं कि आप में डायबिटीज हो सकती है। और अगर दोनों पेरेंट्स के हों तो फिर तो आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। एक तो ये आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई। फिर दूसरे उसके बाद अगर आप में अलामात आ रही हैं, अब डिसीज के अलामात के अंदर ये है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन बार बार आता है, आपका जो है वो अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा था वजन क्यों कम हो रहा है, हालांकि भूख लग रही होती है, आप खा भी रहे होते हैं पर आपका वेट कम हो रहा होता है, आपको अनएक्सप्लेन जो है इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, कभी यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, कभी आपको जो है वो स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे होते कि आपको क्यों बार बार इस तरह से हो रहा है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, कमजोरी, हाथ पाँव का सुन होना, ये सारी चीज़ें अलामात हैं कि जिसकी वजह से देखें डॉक्टर नैयर, हम इसको बहुत इजीली एक बार और रिपीट करके बता दें। जब पॉलीयूरिया हो रहा है या पॉलीडिप्सिया हो रहा है, आपको यानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी कि आप पानी पी लेते उसके बावजूद विद इन हाफ आवर या विद इन 15 में आपको फिर से प्यास लग रही है, उसके साथ साथ जो है बार बार यूरिन की अर्ज हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी अलामतें हैं कि अगर आप ये देखना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, आप पानी पी रहे हैं लेकिन फिर आपको प्यास लग रही है, आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, स्पेशली जो नॉक्ट्यूरिया होता है, यानी रात में अगर आपकी नींद में से आंख खुल रही है और आप जा रहे हैं, आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप जरूर कॉन्शियस हो, एक दफा अपना टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल। और इसके अलावा चक्कर आना भी इसके अलावा कमजोरी हो रही है, चिड़चिड़ापन है तबीयत के अंदर, वजन कम हो रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर नैयर, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ पर। आज 14 नवंबर को वर्ल्ड इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसुलिन इस दिन दरियाफ्त हुई थी और आज हमारे साथ एक माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं जो आपको लाइव कॉल्स का आंसर भी देंगी। शी विल गिव द इंस्ट्रक्शन हाउ कैन, अगर आप खुदा न खास्ता डायबिटीज़ में मुब्तला हैं भी, तो आप कौन कौन सी ऐसी लाइफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो आप बिल्कुल नॉर्मल रहें जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजारे होते हैं। और हम बात कर रहे थे अलामतों की कि अलामतें इनिशियल क्या होती हैं, अगर शुरू में आप
प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको डायबिटीज़ हो चुका है, तो आपको अलामतें क्या ज़ाहिर होंगी और आपको कौन कौन से टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर ने हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहिबा, हम लोग बात कर रहे थे अलामतों पर कि अलामतें क्या ज़ाहिर होंगी। इनिशियली हम बात कर चुके पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इसके अलावा आपको चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एकदम से आप हाइपो में चले जाते हैं। ये सारी अलामतें जो है लीड टू द डायबिटीज। अब टेस्ट की तरफ आएंगे कि टेस्ट कौन से कराने चाहिए, बिकॉज यू सेड कि बहुत यंग लोगों में भी अब डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अब पता चल रहा है कि वो डायबिटीज़ हो चुके हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर कर रही है कि मदर को है, फादर को है, या फिर एंसेस्टर में किसी को भी है। टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? अच्छा देखिए, टेस्ट से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये कि अगर आपको ये सिम्टम्स अलामात नहीं है तो इसका बिल्कुल कतई ये मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर जैसे हमने पहले कहा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है या इनमें से कोई भी एक अलामात में से कोई भी एक आपको जाहिर हो रही है, नहीं भी हो रही है, लेकिन आपको कुछ महसूस हो रहा है, अपने बिहेवियर में चेंज महसूस हो रहा है। कुछ लोगों की सिर्फ आई साइड वीक हो रही होती है और उनको पता नहीं चल रहा होता है, तो आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। अब टेस्ट की हम बात करते हैं। देखिए, टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, ये तो हमारे यहाँ नॉर्मल भी अब लोग समझते हैं इस चीज़ को ना। लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि आप कंफर्म देखें कि आप किस जगह पे खड़े हैं, क्या वाकई आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो 3 मंथ्स की हमें एक एवरेज शुगर बता रहा होता है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने कुछ 6-8 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ है तो उसकी शुगर कम आएगी। अगर किसी ने कोई ऐसा जूस पिया हुआ है या कोई ऐसी डाइट ली हुई है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी शुगर कंटेंट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर बढ़ी हुई आएगी। लेकिन ये जो HbA1c है, ये आपका एवरेज टेस्ट बता रहा होता है कि 3 मंथ्स में आप कहाँ खड़े। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक है, या मैं तो ये कहती हूँ कि हर वो शख्स जो 30 ईयर्स को क्रॉस कर रहा है, उसको ज़रूर अपने न सिर्फ शुगर के नहीं बल्कि और भी जो बेसिक टेस्ट हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो ज़रूर करा लेने चाहिए। तो फिर आप ये करा लें, ये वो टेस्ट होते हैं जो आपके अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और अगर गॉड फॉरबिड आप में डायग्नोज हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो फिर हर 3 महीने बाद आपको HbA1c कराना होता है। फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर है। इसके अलावा एक दफ़ा आप अपनी किडनी फंक्शन ज़रूर टेस्ट करवाइए, क्योंकि डायबिटीज़ में ये होता है कि जिस वक्त डायग्नोज्ड होती है उससे पहले आपको शुगर हो चुकी होती है, जो आपको पता नहीं होता। तो अगर कुछ टाइम तक अगर आपकी शुगर रह जाती है तो फिर वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। आप अपने हार्ट के हवाले से अपने आई चेकअप, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर कराना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ एक दफ़ा डायग्नोज हो। बिल्कुल डॉक्टर नैयर, इस हमारे यहाँ पर सोसाइटी में सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है वो मिस की आती है। अब लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ जो है उन लोगों को होती है जो बहुत मीठा खाते हैं, जबकि मैं भी जब छोटी सी थी तो हम चीज़ वो जो बच्चों की टॉफ़ीज़ और ये सारी चीज़ें खा रहे होते थे, तो हमें कहते थे बड़े कि भाई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाओ, शुगर हो जाएगी। तो इस पर आप ज़रा बताइएगा कि कॉजेज़ क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने वालों को शुगर नहीं होती है, जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या फिर जो भी कॉजेज़ होते हैं वो बता दें हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल शुगर देखिए, बिल्कुल एक शुगर हमें वैसे भी कम खाना चाहिए, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी। लेकिन सिर्फ शुगर एक आइसोलेटेड या एक सिंगल एलिमेंट नहीं है आपके डायबिटीज़ होने का। हर वो चीज़ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है वो आपको डायबिटीज़ कर सकता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को बताना चाहती हूं कि सिर्फ शुगर से या मीठी चीज़ों से ही शुगर आपकी नहीं बढ़ रही होती है, बल्कि आप बहुत ऑयली चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें, उससे शुगर कंटेंट बहुत बढ़ा होता है। जंक फूड्स अब देखें हमारी डाइट में छोटे बच्चों को आप देखें, पेरेंट्स जो हैं वो जब उनके लंच बॉक्स के अंदर वो नगेट्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो फ्रोज़न चीज़ें या जूसेस पेरेंट्स दे रहे होते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और मैं फलक अपने हर प्रोग्राम में ये बात ज़रूर पेरेंट्स को डिलीवर करती हूँ कि आप बहुत छोटी सी एज से बच्चों के अंदर हेल्दी कॉन्सेप्ट का डाइट क्रिएट करें। जब बच्चे बहुत इनिशियल स्टेज से उनको समझने लगते हैं ना कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है, तो जब वो एक मैच्योर स्टेज पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं, एहतियात करना शुरू करते हैं। एक मिथ कि ये जो डाइट पेप्सी और डाइट 7 अप है, अब देखें आप शादियों में जाएं
लोग पी रहे हैं कि जी शुगर है, उससे भी शुगर बढ़ती है। डायरेक्टली उसमें शुगर कंटेंट नहीं होता, बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें मिक्स होते हैं फलक, वो हमारे जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं। यानी वो इंसुलिन जो ऑलरेडी हमारे जिस्म में है उसके काम करने में रुकावट डाल रहे होते हैं। Right. अच्छा डॉक्टर नैयर, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी कि जो आप कह रही हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कि हम कैंडल है या फिर कोई ऐसी स्वीट डाल देते हैं अपनी चाय के अंदर, अगर मीठी शुगर नहीं, वाइट शुगर नहीं दे रहे, तो क्या वो वाकई लीड टू द डायबिटीज़ हो रही होती है? क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ी है एक जगह पर कि आप जब कभी आर्टिफिशियल शुगर डाल रहे होते हो, वो चाहे कोई भी ऐसा स्वीट, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो लिखा हुआ होता है नो कैलोरीज, तो ये आपको डायबिटीज कॉज करवाता है? देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ना, वो जो नॉर्मल हम शुगर कंटेंट ले रहे होते हैं उससे नो डाउट कि उससे वो शुगर आपका जो इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसमें कम होता है। लेकिन कतई इसका मकसद ये नहीं है कि ये मतलब आप ले सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको मीठी चाय पीने की आदत है आप मिला लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बारे में भी मिथ्स हैं। अगर आप उसको 4 से 6 टैबलेट 6 से ले रहे हैं तो मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं तो इट्स ओके। बहुत ज़्यादा पीना, आपको पता है हर चीज़ की जो एक्सेस, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आपको नुकसान पहुँचाती है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि हम ये जो हम ड्रिंक्स जो पी रहे होते हैं, डाइट, पेप्सी, 7 अप, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाती है, जिसे शुगर डायरेक्टली नहीं बढ़ा रही होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपकी शुगर का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा होता है। होता क्या है, हम जो कुछ भी खाते हैं अपने डाइट में, कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर, सिंपल शुगर जो होती है, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में हमारे सेल्स एज ए एनर्जी, एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। मैं एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि हम ये समझते हैं, अब देखें, अब रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और हमारी ग़िज़ा 70% इसी पे होती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं ये बताऊं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। अब होता क्या है कि जब इंसुलिन की कमी होती है तो ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है उसको सेल्स यूज़ नहीं कर पा रहे होते एज ए फ्यूल या एज ए एनर्जी। होता क्या है, तो फिर जब वो ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रहा होता तो उसकी जो ब्लड में उसकी रेंज बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो शुगर लेवल जाहिर सी बात है हमारा हाई होता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक समझ ले कि ट्रांसपोर्टर है, जाके कैरी कर रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को आपके सेल तक, और वो अगर ऑब्वियस सी बात है जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। डाइट की आपने बात कर रही थी कि डाइट में ये कि जब हम बहुत ऑयली चीज़ें लेते हैं, हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म है कि जब शुगर ज़्यादा होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल फैट्स ज़्यादा हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ये एक प्रोसेस है जो हमारी अपनी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल कतन ये ना समझें नाज़रीन कि अगर हम सिर्फ मीठा खाने से ही हमको शुगर होगी या मीठा छोड़ देने से हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, कोला, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का इस्तेमाल आपने जो है वो से एहतियात करनी है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन तो वैसे भी हर जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बार बार आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट आता है आपकी बॉडी में, तो आपको वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। डाइट के ऊपर पूरा इसके ऊपर एक सेगमेंट रखते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डाइट की कि डाइट मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन सी ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जो उनके शुगर को कंट्रोल रखे और साथ साथ उनको हेल्दी भी रखें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। तो डॉक्टर नैयर हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज़ एंड वो हमें बहुत सारी बातें उससे आगाह भी कर रही थी। हम डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं डाइट का क्या रोल होता है। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए फलक, डाइट का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ के कंट्रोल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डाइट को देखें। डाइट, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है ना, उसमें एक रेड लाइट होती है, एक येलो होती है और फिर एक ग्रीन होती है।
रेड लाइट का मतलब ये होता है कि जस्ट स्टॉप द कार। अब आपकी अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको एक एक्सीडेंट हो सकता है। ऑरेंज का मतलब है कि हाँ अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रीन का मतलब है कि ड्राइव सेफली। तो यही बिल्कुल डाइट इसी तरह से डायबिटीज़ के अंदर होती है। कुछ डाइट ऐसी होती हैं जो कि आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होती हैं, जिसमें जैसे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने चीनी का इस्तेमाल ये सब बंद करना है। उसके बाद वो डाइट आ जाती है जो हम मॉडरेट अमाउंट के अंदर ले सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ों को आप बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट कर दें, उस पर ज़िंदगी जो है ना आप उसका जीना बेचारे का तंग कर दें, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े अमाउंट में आप अलाउ कर सकते हैं। देखिए बात असल ये है कि बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है या हेल्दी डाइट। आप हमारे व्यूवर्स को बहुत सिंप्लीफाई वर्ड्स में बता दें कि कैसे उनको डाइट, जैसे एक डाइटिशियन बताता है। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं ये रह ना जाए, मैं इसलिए पहले इस चीज़ को बता दूं कि देखिए डायबिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लेना है क्या नहीं लेना ये तो हम बात करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लोग ये समझते हैं, जो बहुत बड़ा अलमिया है, कि खाना छोड़ देते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी तो खाना नहीं खा रहे, या तो शुगर अब देखें कि एकदम से बाद लोग आते हैं कि जी हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, शुगर एकदम उनकी डाउन हो गई। ये शुगर का इस तरह से डाउन हो जाना और हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाना वो हाई शुगर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है कुछ सिचुएशन के अंदर, कि अगर आपकी कुछ देर तक शुगर बहुत डाउन होती है तो वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, किडनी को, आपके ब्रेन को। तो आप प्लीज़, मैं ये कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप 3 मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप उन 3 खानों को 6 पोर्शन में डिवाइड कर दें। आप लाइट ब्रेकफास्ट लें, लाइट लंच लें, लाइट डिनर लें, और हर 2 खाने के बीच में एक पोर्शन स्नैक ले लें। लाइक स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं, आप 24 आवर्स में आप एक कोई फ्रूट ले सकते हैं। आप एप्पल ले लें, आप एक छोटा बनाना ले लें, आप पेयर ले लें, आप जितने मेलन्स है, खरबूजा है, तरबूज हैं, उसकी 2 स्लाइस ले लें। हम मेजरमेंट जो अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो ये होता है कि जो छोटा बॉल होता है उसमें आपने अगर पीसीस में काटा हुआ है तो आप वो छोटा एक बॉल ले सकते हैं। देखिए कहते हैं कि चने जो होते हैं वो डायबिटिक लोग खाते हैं कि जिससे शुगर नहीं बढ़ती है, ठीक है, वो सेफ़ है, उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, बट अगर आप उसको इतना ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। आपको डाइट लेनी है पोर्शंस में। डायबिटिक लोगों को हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ खाना है, थोड़ा पोर्शन, क्योंकि होता ये है कि जब हम एकदम लंबा गैप देते हैं ना, हमारी बॉडी में 3 से 4 घंटे के बाद इंसुलिन का एक रिलीज़ होता है, छोटा सा एक स्पाइक आ रहा होता है। तो होता क्या है कि जब हम ब्रेकफास्ट और लंच में तो उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जो बीच में जो इंसुलिन हमारे लबलबे से रिलीज़ होती है, अगर तो हमारे पास ग्लूकोज उस वक्त ब्लड में नहीं है तो वो एकदम शुगर को लो करती है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहूँगी डायबिटिक लोगों को कि हर 3 से 4 घंटे के बाद थोड़ा पोर्शन में आप ज़रूर खाना खाएं। आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करें, जिसमें कि रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस जो पापे होते हैं, सारी चीज़ें, और उसकी जगह पे आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेड मीट इज़ नॉट गुड। आप रेड मीट की जगह पर आप वाइट मीट लें, जिसमें फ़िश बहुत, डायबिटिक लोगों को फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार आप फ़िश ज़रूर लें। आप चिकन ले लें वाइट मील के ऊपर ना, रेड मीट आप उसको अवॉइड करें। ये जो ऑर्गन मीट होते हैं, पाए, सिरी पाए हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, निहारी है, ये सब चीज़ें प्लीज़ नहीं करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, कभी आप एक हफ्ते में 1 बार अगर आप थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़े पोर्शन में फ्राइड राइस ले लेते हैं, तो वो ठीक है, ओके, अनटिल अनलेस अनकंट्रोल्ड ना हो। अगर आपकी कंट्रोल चल रही है तो आप ले सकते हैं उसके अंदर, लेकिन रेगुलर उसको हैबिट बना लेना कि आपने डेली फ्राइड राइस लेने हैं, डेली आपने फ्राइड खाना खाना है, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। डेट्स नॉट एडवाइजेबल। सही। अच्छा डॉक्टर नैयर, फ्रूट्स का बताएं, क्योंकि वैसे तो हम जब कोई बीमारी होती है तो फ्रूट्स को इनकरेज ही करते हैं कि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, के एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब इस डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर जितने भी ऐसे मटेरियल है जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। पर फ्रूट्स, डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनको तो मतलब फ्रूट्स बहुत सेलेक्टिव लेने होते हैं, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है? देखिए फ्रूट्स आप 1-2 फ्रूट्स को छोड़ के जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आम, मैंगो में बहुत ज़्यादा होता है। आप जो अंगूर हैं, इस तरह की जो चीज़ें, खजूर है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको छोड़ के आप बल्कि डायबिटिक लोगों को एक फ्रूट पोर्शन ज़रूर लेना चाहिए।
जैसे मैंने बताया कि आप एक छोटा सा सेब ले सकते हैं, एक नाशपाती ले सकते हैं, खरबूजा है, तरबूज की 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। ये तमाम फ्रूट्स आप ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। रहा एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप एक सेब खाते हैं उसके पल्प के साथ, और आप उसी सेब का आप या ऑरेंज का आप जूस निकाल के पीते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। जूस में ये होता है कि आपकी शुगर एकदम से बढ़ती है, जो कि इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर आप उसी फ्रूट को अगर आप पल्प के साथ ले रहे हैं, मतलब गूदे के साथ खा रहे हैं, तो उस पल्प की वजह से आपकी शुगर स्लो आपके ब्लड के अंदर राइज होती है। फाइबर डाइट का क्या? फाइबर डाइट का लें। देखिए फाइबर डाइट वैसे भी लेना चाहिए, और डायबिटिक लोगों को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अगर आप पॉसिबल हो तो रात में सोने से पहले स्किम्ड मिल्क के साथ आप 2 टेबल स्पून, अगर आप इसबगोल की भूसी जो होती है हर घर में होती है, नहीं है तो ले के रख लें आप, और दिन में 1 पोर्शन इसबगोल की भूसी ले लें, क्योंकि वो फाइबर होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और फाइबर का मैं एक चीज़ ये बताऊँगी, देखिए हमें शुगर में सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करना है, हमने शुगर में शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल में करना है। जैसे जब आपको शुगर होती है तो ऑटोमेटिकली आप प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के, जब ये चीज़ें होती हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के। तो आपने इन तमाम चीज़ों को भी सोचते हुए चलना होता है। आप अपना एडिड सॉल्ट कम करें, जो हम ऊपर से जो नमक छिड़कते हैं इसको बंद कर दें। वो नमक जो खाने में पक जाता है वो इतना कोई नुकसानदेह नहीं होता, बट आप ऊपर से ऐड करना, क्योंकि आपको अपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको शुगर हुई है तो यू हैव टू चांसेस टू डेवलप द हाई ब्लड प्रेशर, यू हैव द चांसेस टू डेवलप द हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल। तो हमने इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना होता है। अभी कोरोना की आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस भी उन लोगों में ज़्यादा हुई थी जो डायबिटिक थे, ये डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो जाता है। तो हर तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा तेज़ी से अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नेर, आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि डाइट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंस मतलब उसकी है कि अगर किसी को भी शुगर है, अब खुदा न खास हो गई, वैसे तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर ना हो, हम हमेशा प्रिवेंशन की तरफ अपने मतलब अहम रखते हैं कि हमारे प्रिवेंशन पर ज़्यादा काम हो, पर अब हो गई तो अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं, तो उसके लिए आपने बता दी कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें स्ट्रेस एंड दूसरा जो है वॉक, ये 2 चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट? मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट, डाइट का तो वाइटल रोल है हर चीज़ में। उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक इन 30 मिनट फॉर 30 मिनट्स आइडियल होती है। जॉगिंग आप अलग कर रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉक जिसमें आपको पसीना आ रहा होता है, ब्रिस्क वॉक होती है कि आप तेज़ इतना चलें कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए। अच्छा, उसमें शूज़ जॉगर्स पहने या विदाउट बेयर फीट किस तरीके से? वो तो फिर हमें हर लिहाज से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटिक लोगों को वैसे भी फुट केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों फुट केयर इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी का वर्ड जो है, अब तो ऑडियंस भी सुनते हैं और उनको पता होता है। न्यूरोपैथी होती है कि शुगर जब अनकंट्रोल्ड होती है या कुछ टाइम तक रह जाती है तो वो आपके नर्व्स को डैमेज करना शुरू करती है, और जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो आपके पेन का जो एहसास होता है ना, दर्द का एहसास, वो ख़त्म होने लगता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दर्द जो है ना फलक, वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि जब दर्द होता है तो हमें पता चलता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, और आप फ़ौरन से केयर कर लेते हैं। डायबिटिक लोगों के साथ ये एक थोड़ी सी ट्रेजेडी होती है कि उनका जो पेन, दर्द का एहसास होता है ना, वो कम हो जाता है। इसीलिए डायबिटिक लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको एंजाइना होता है। यूजुअली जो लोगों को एंजाइना होता है, दर्द हुआ, रुक गया, दर्द हुआ, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। डायबिटिक लोगों को एंजाइना का पेन ही बहुत से लोगों को नहीं होता, और अल्टीमेटली एंड कब होता है? जब उनको एकदम से हार्ट अटैक होता है। यही हाल ये है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो अगर कोई चीज़ चुभती है, हमको हर्ट होता है, हमारा सोल, हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ चुभ गई। डायबिटिक लोगों को एहसास नहीं होता। तो अगर उनके पाँव में कोई ज़ख़म हो जाए, कोई चीज़ चुभ जाए, कोई चोट लग जाए, तो उनको पता ही नहीं चलती, और वो अल्टीमेटली फिर वो ज़ख़म बनते बनते फिर, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि वो एम्पुटेशन की तरफ पाँव भी कट जाते हैं ऐसे लोगों के ना। तो आप वॉक करें, बिल्कुल जॉगर्स या बहुत इजी कंफर्टेबल शूज़। वैसे भी अगर आपके शूज़, आप वैसे भी वॉक करें तो कोशिश करें कि शूज़ आपके हमेशा कंफर्टेबल होने चाहिए। उससे आपका पॉस्चर भी सही रहता है, उससे आपकी स्पाइन, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। तो ज़रूर आप लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी तरह की करें, कोई गेम, वॉक, कुछ भी करें। और जैसे आपने कहा, स्ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अब देखें, स्ट्रेस हर एक शख्स की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं फलक। हम ये तो नहीं कर सकते कि किसी की ज़िंदगी से परेशानी को निकाल दें, कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम अपने आप को इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर लें, कोई गेम, कोई एक्टिविटी, जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल हम किसी तरह से डाउन कर सकें। योगा होता है, एरोबिक्स होती हैं, या और कोई एक्टिविटी होती है। तो हमने स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुगर को अनकंट्रोल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर नैयर, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो मतलब कि टैकीकार्डिया हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, और फिर इसके अलावा जो है और भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब कोई शख्स लेता है तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ये हार्मोनल क्या इफ़ेक्ट आता है, इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी, पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस की, इसके साथ साथ जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन की भी बात कर रहे हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी मतलब डाइट लेनी चाहिए, क्या ऐसी आपको हैबिट्स जो है वो आपको अपनी लाइफ में मतलब अपनानी चाहिए जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नैयर मौजूद हैं। जी डॉक्टर नैयर, हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का क्या रोल होता है, और स्ट्रेस जो हार्मोन रिलीज़ कराते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो वो आपकी डायरेक्टली आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बज़ाहिर लोग ये समझ रहे होते हैं कि स्ट्रेस क्या है, एक टेंशन है, वो उससे क्या शुगर का क्या ताल्लुक़ है, उससे जो है वो दिल का क्या ताल्लुक़ है, या तो फिर उससे ब्लड सर्कुलेशन का क्या ताल्लुक़, तो एक स्ट्रेस है। पर आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गन्स पर। देखिए, स्ट्रेस, जैसे आपने पहले भी प्रोग्राम में तज़किरा हम कर चुके थे कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ शुगर के लिए नहीं है, वो तमाम चीज़ों की हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को जो है वो अपसेट कर रहा होता है। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, दिमाग पे आपकी परेशानी है, आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, आप अननेसेसरी जो है वो टेंशन ले रहे होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही होती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप की ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज हो रही होती हैं। आपकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो रही होती है, आपकी फैमिली लाइफ अफेक्टेड होती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनसे अच्छी तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, तो आप स्ट्रेस को ज़रूर कंट्रोल में रखें। कोशिश करें कि अपने आप को किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखें, किसी एक्टिविटी के अंदर, गेम के अंदर। और वॉक जो है वो सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस कंट्रोल में भी इसका बहुत रोल है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और ये जो मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स होते हैं फिर ये आपके मूड को, आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर रहे होते हैं। फलक, हमारे यहाँ तो इतना ये निगलेक्टेड पार्ट है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होते हैं जो कि जॉब के दौरान भी एम्प्लॉयज़ के लिए कराए जाते हैं, और हमारे समझते हैं कि कोई किसी सेक्रेटरीज के पास जा रहा है तो बोलते हैं ओह वैसे सेक्रेटरीज के पास जा रहा है तो पता नहीं एक अजीब ही समझते हैं। हालांकि अगर वो लोग जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको किसी तरह का स्ट्रेस है, अगर वो 1 या 2 काउंसलिंग सेशन लेते हैं साइकेट्रिस्ट से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि आप खुद स्ट्रेस लेते रहें, एंग्जाइटी लेते रहें और फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाएँ, किसी तरह का कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जो बाद में आपको पछताना पड़े। उससे बेहतर है कि आप स्टार्ट में काउंसलिंग करें और उस चीज़ से आप जो है छुटकारा हासिल। बिल्कुल सही कह रही हैं आपके समटाइम स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो अच्छे बिल्ड नहीं हो पाते, जॉब पर भी उनके जो मामलात वो सही नहीं हो पाते, क्योंकि वो आपने जिस तरह बताया कि वो मूड एलिवेशंस की तरफ जाते हैं, एकदम से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो हर कोई तो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पा रहा होता। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। उसके साथ साथ डॉक्टर नैयर, आप और क्या बताएंगी, डायबिटीज़ किन लोगों को जो है वो प्रोन है, मतलब एक तो हम बात कर चुके हैं सिस्टर जिनकी जो है फैमिली में है, या फिर जो लाइफ
मॉडिफिकेशन सही नहीं है। आपने बताया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए भी ये अब काफ़ी जो है मतलब इनके लिए भी बहुत बात करते हैं। बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में अक्सर शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर वो ये होता है कि डिलीवरी के बाद उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। उन तमाम ख़वातीन के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल आपकी शुगर नॉर्मल हो गई है, बट आप में टेंडेंसी होती है कि आप आगे की ज़िंदगी में जाके आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एक नॉर्मल शख्स के मुकाबले में आपकी जो टेंडेंसी है वो 2 से 3 गुना बढ़ चुकी होती है, तो उसका आप ज़रूर ख्याल रखें। ओबेसिटी, मोटापा, वेट गेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो लोग जिनमें ओबेसिटी का ये जो कि BMI होता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो अगर आपका ज़्यादा है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो आपका ज़्यादा है तो आप में बहुत चांसेस हैं नॉर्मल लोगों से ज़्यादा डायबिटीज़ को डेवलप होने के। तो आप अपना वेट जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें। जी, कुछ कह रही थी डॉक्टर नेर, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वो आती है ज़्यादातर यंग लोगों में, या तो फिर जो है वो लोग बिल्कुल भी नहीं केयर कर रहे होते, उनका इंसुलिन लेवल उस लेवल तक वो मतलब डैमेज हो चुका है, या फिर बॉडी का मतलब एक होता है पावर बिल्कुल ही लो हो गई, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसमें समटाइम लोग मर भी जाते हैं। तो इसको आप बताएं कि इसको कैसे कोप अप करना चाहिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है उस वक्त है जब आपकी शुगर लेवल बहुत अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो आपके जिस्म कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है और ये कीटोन्स आपकी ज़िंदगी के लिए समझेंगे एक पॉइजन है, लीथल एलिमेंट्स हैं। तो उससे बचने के लिए आपने एक तो पहली बात है कि हर डायबिटिक पेशेंट के घर में ग्लूकोमीटर ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी शुगर अगर तो कंट्रोल चल रही है तो भी आप हर 1-2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ज़रूर चेक कराएं। लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो फिर तो आपको दिन में 2 से 3 बार चेक करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैं एक चीज़ और फलक अच्छा हुआ ये एक टॉपिक निकल गया कि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हर वो थोड़ी देर के बाद जो डायबिटिक लोग हैं वो शुगर चेक कर रहे हैं, उनके बच्चे या उनके घर वाले, ये भी ना करें क्योंकि हाँ बिल्कुल स्ट्रेस लेवल के वो भी एक एलिमेंट होता है शुगर बढ़ने का। अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो आप लिव देम अलोन, आप उनको थोड़ा सा रिलैक्स रखें। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नॉर्मल चल रही है, आप कभी फास्टिंग ले लें, कभी आप रैंडम ले लें। फास्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आप 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के साथ कर रहे होते हैं, तो एक प्रॉपर आपको अच्छा ये 8 से 10 घंटे की जो फास्टिंग की बात करती हैं नींद में, जो एक तो डायबिटिक पेशेंट को अगर रात में बीच में भूख लग जाए तो क्या खाना चाहिए उनको? ये तो एक मैंने जैसे बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया का एक एलिमेंट तो होता है डायबिटिक लोगों के अंदर। आप बहुत लंबा गैप वैसे भी नहीं दे सकते। हमेशा डायबिटिक लोग सोने से पहले आप अगर स्पेशली वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं, आप सोने से पहले कोई भी एक छोटा पोर्शन मील का ज़रूर लेकर सोएं। एप्पल खा लें, एक फ्रूट खा लें, ठीक है, स्किम्ड मिल्क पी लें आप, ठीक है ना। आप 2 इस तरह के अब देखें, एक तो दूसरी बात ये है कि आप जो आटा लें वो आप जो ब्राउन आटा होता है ना, जो कि भूसी के साथ होता है, वो आटा आप रखें, उसकी ही चपाती बनाएं और वही लंच और ब्रेक में आप लें। इसी तरह से ब्राउन ब्रेड भी होती है, तो आप रात को सोने से पहले एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस स्किम्ड मिल्क के साथ ले लें, एक सिंपल स्लाइस ले लें, ताकि वो जो रात का आपका शुगर में जो एकदम डिप आती है वो ना हो। ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, ब्राउन शुगर के लिए क्या कहेंगी कि ब्राउन शुगर कितनी हेल्पफुल होती है, एडवांटेज क्या है? कंपेयर टू वाइट शुगर ब्राउन शुगर में कम होती है शुगर कंटेंट। लेकिन 100% अगर आप कहेंगे कि वो ब्राउन शुगर आप बिल्कुल ले सकते हैं तो ऐसा नहीं है। अच्छा, कोशिश ये करें कि शुगर ना लें, और अगर लेनी है तो ब्राउन शुगर इज़ बेटर देन वाइट शुगर, लेकिन मैं अपने पेशेंट से यही कहती हूँ कि आप वो भी ना लें। आपको थोड़ा टाइम लगता है आपको टेस्ट डेवलप होने में। जब आप फीकी चाय लेना शुरू करते हैं तो आपको कुछ दिन बुरा लगता है, फिर आप आदी हो जाते हैं। या आप कैंडल, जैसे हमने बात किया कि अगर आप जो कैंडल है या दूसरे जो इस तरह के स्वीटनर थे वो थोड़े लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बहुत एग्जेसिव ना लें। हमारे जैसे लोग जो मतलब अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उसके लिए ब्राउन शुगर के लिए क्या कहेंगे, क्या हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो डायबिटिक लोगों की जो डाइट होती है ना, मैं अपने हमेशा प्रोग्राम में लेक्चर में कहती हूँ कि जो डायबिटिक लोगों का लाइफ स्टाइल है एक्चुअली वही हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो एक नॉर्मल आदमी जो नॉन डायबिटिक है उसको भी वो अडॉप्ट करना चाहिए, वो लाइफ स्टाइल है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप वाइट शुगर से ब्राउन शुगर पे खुद ही आ जाएं, ऑटोमेटिकली आ जाएं। आप वाइट आटे से ब्राउन आटे पे खुद ही आ जाएं। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें आप ना लें, ठीक है। अगर आपको शुगर नहीं है,
आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी तरह फिट माशाल्लाह, तो भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। हफ्ते में एक बार ठीक है, सही, आप ले लें अपनी फैमिली के साथ, बट इन तमाम चीज़ों से वैसे भी आपको बचना चाहिए। वैसे भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, आपको वैसे भी 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। पर डॉक्टर नैयर, ये सब बातें तो लाइक यू नो के बुकिश हैं। हम लोग चाह कर भी स्ट्रेस से नहीं दूर रह सकते, चाह कर भी हमारा जो, हम चाहें भी स्ट्रेस ना लेना, पर हमारा जो इन्वायरमेंट है आजकल दिन ब दिन जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, या फिर जो है वो हमारे यहाँ पर डाइट जो मिल रही है उसके अंदर इतनी फोर्टिफिकेशन हुई है, या फिर इतना मतलब आपको कोई चीज़ पे प्योर एंड रियल नहीं मिल रही है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो चाह के भी चीज़ों को नहीं कर सकते। भला आपके सवाल से इतनी सारी चीज़ें बात डिस्कशन का टॉपिक्स मिल जाते हैं। जैसे अभी आपने ऑयल और फ्राइड चीज़ों की, बाहर की खाने की बात की। अब ये जो ऑयल, जो वही खाना अगर हम घर में पकाते हैं और वही खाना अगर हम बाहर से खाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम जो ऑयल ले रहे होते हैं वो हमारा ऑयल डिफरेंट होता है। बाहर जो ऑयल ले रहे होते हैं वो सैचुरेटेड ऑयल होता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उन्होंने उसको बार बार यूज़ भी किया हुआ होता है, और यूज़ नहीं भी किया होता तो वो अनहेल्दी ऑयल होता है। तो वैसे भी बाहर का खाना और ये सब अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, मैं एक चीज़ कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स, मुश्किलात हैं वो तो हैं, सारी सी बात है, लेकिन आप दिन में कुछ मिनट्स अपने आप को ज़रूर दें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से नाज़रीन को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने 24 आवर्स में से आधा घंटा आप अपने लिए निकालें, जिसमें आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करें। म्यूजिक सुन लें, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है आप म्यूज़िक सुने, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है आप बुक्स पढ़ें, आपको मूवी कोई देखना अच्छा लगता है वो दें, पर 24 आवर्स में से आप आधे से 1 घंटा अपनी लाइफ को दें, क्योंकि आप हेल्दी हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, तो फिर तमाम चीज़ें अच्छी हैं, जॉब भी, फैमिली भी, सब कुछ। बिल्कुल। और इसी से फिर आपकी क्रिएटिविटी जो होती है, मतलब आप ये सोच, अगर आजकल जो बेरोज़गारी है और फिर जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोग बजाय इसके कि सोल्यूशन की तरफ जाएं वो और परेशान हो रहे हैं। स्ट्रेस लेना सोल्यूशन नहीं है वो, बल्कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। जब आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप उसके बाद काम भी नहीं कर सकते, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में और बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो नया कुछ करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर नैयर ने बहुत अच्छी बातें कही कि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, कोई ना कोई परेशानी हर किसी के शख्स के साथ होती है, वो छोटा बच्चा हो या फिर वो 80 ईयर्स ओल्ड कोई भी खातून हो या फिर मेल हो, उसको भी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को पढ़ाई का होता है। जब हम छोटे होते थे तो हमें किताबों का होता था, फिर जब हम बड़े हो गए तो फिर करियर लाइफ का होता है, फिर जब आप और ओल्ड एज में चले जाते तो और सारी चीज़ों का, फिर आप पूरी दुनिया का स्ट्रेस, अपने पूरे ख़ानदान का स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। तो लाइफ के साथ साथ स्ट्रेस भी आपका चेंज होता रहता है। मैं चाहूँगी फला कि जैसे आपने कहा कि इतना इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें लोगों को खाना पूरा नहीं होता, तो वो अपना इलाज क्या कराएंगे, वो अपने टेस्ट क्या कराएंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे आपके पास ऐसे मौके आते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पे ये तमाम टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आप किसी ना किसी तरह से करके, जब आप इतनी मेहनत रिस्क कमाने के लिए अपने रोज़गार के तलाश में और मेहनत करते हैं, तो थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करें, और आप ज़रूर कोशिश तो करें कि आप अच्छे मुस्तनद जो जगहें हैं वहाँ से कराएं। अगर आप नहीं करा सकते तो कम से कम कहीं से जहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है, आप आपका जो डायबिटिक लोग हैं उनका साल में एक दफ़ा ज़रूर आई चेकअप होना चाहिए, फंडोस्कोपी जिसे कहते हैं। आपका जो है वो फुट के जो जहाँ पे ये स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे फुट से रिलेटेड, अगर आपको अल्सर्स हो रहे हैं, अगर आपको पाँव में ज़ख़म हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएँ, उसको चेक करवाएं। आप साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाएं, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर ने। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है, इसके साथ साथ आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली, हमारे व्यूवर्स को भी मिली। फ़ाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल में मैसेज ये देना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए इस डे को मनाना मैं नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। आप हर दिन इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं बहुत खुश हूँ मीडिया के इस रोल से कि मीडिया हेल्थ से रिलेटेड इशू को हाईलाइट कर रहा है और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा रहा है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अच्छे रहेंगे तो आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने कि आप जो है वो देखें,
जो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम जब बाहर ममालिक की बात करें जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अब वो लोग प्रिवेंशन की तरफ चले गए हैं। अब वो डिजीज़ को क्योर करने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना वो प्रिवेंशन पर, प्रिवेंटिव मेडिसिन पर फोकस कर रहे होते हैं। तो ये जो दिल की बीमारियां हैं, जो शुगर है या फिर किडनी डिजीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी वो बीमारियां हैं जो हम होने से बचा सकते हैं। अब कैंसर और ये सारी बीमारियां तो चले खुदा न खास अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गई है, पर ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री में भी आ रहा है तो आप ऐसी डाइट लें, आप अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करें जिससे आप बच सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़ भी एक ऐसा साइलेंट किलर है जो आप अगर खुदा न खास्ता आपको हो भी गया है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो प्लीज़ काइंडली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डॉक्टर नैयर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे व्यूवर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बातों से आपने आगाह किया। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।